मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया एंड मेरी रैंक मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा आई थी। तो मैं ज़ीरो काउंट कर रहा था एक्चुअली कि कितनी ज़ीरो से तो सबसे पहला आपके पास आता है कि कॉलेज का जो मतलब कॉलेज में जो प्लेसमेंट होती है, सबसे पहला आपके पास ऑप्शन यही होता है कि ऑन कैंपस जो आपकी प्लेसमेंट है आप उसमें अपेयर करो एंड यू एस देयर, ठीक है। लेकिन हमारे साथ वो था ही नहीं, मतलब प्लेसमेंट वाज नील बटा मतलब कोई कंपनी नील बटा जीरो। एक भी कंपनी नहीं देखी मैंने। तो 4 साल बाद मैं कॉलेज से निकला, घर वालों के पैसे लग चुके हैं, मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है। तो आई फेल्ट वेरी सैड, मतलब होता है कि यार अब क्या करोगे आप, मतलब रिग्रेट होता है। हाँ। और उन्होंने पूछा कि जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ कैसे होती है और क्यों होती है, और मेरे पास उसका आंसर नहीं था। देन उसने 1 घंटे तक बैठ के मुझे समझाया, उसने मुझे गाइड किया कि एक्चुअली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इट डजेंट लुक गुड कि आप एज ए सीनियर डेवलपर या आप एज ए डेवलपर अप्लाई कर रहे हो और आपको बेसिक्स की भी नॉलेज नहीं है। हाय एवरीवन, तो यार आज हमारे साथ सर्वर हैं जो हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो सर्वर ने अपनी जर्नी 80 टीपीए की सैलरी के साथ स्टार्ट करी थी, 80,000 पर एनम। अब 80,000 पर एनम से लेके 25 एलपीए की सैलरी तक की जो जर्नी है वो हम आज सर्वर से पूछेंगे। तो सर्वर कैसे हो आप? बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत। तो यार सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा नाम सर्वर रोज़ है, मैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है दौड़, उसका रहने वाला हूँ। और मैं अभी एक्टिव लर्निंग नाम की एक सिलिकॉन वैली कंपनी है, तो उसमें काम कर रहा हूँ एज ए रिमोट वर्कर। नाइस। तो अब हमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देंगे कि आपने कोडिंग कैसे स्टार्ट करी, क्योंकि आपने बताया कि आप एक रिमोट एरिया से आते हैं, वो गांव वाला एरिया है। तो आपको कैसे पता चला कि यार कोडिंग भी कोई चीज़ होती है? जब मैंने स्कूलिंग सैनिक स्कूल कुंजपुरा से की है, तो कंप्यूटर लैब होती थी, हमारी कंप्यूटर क्लासेस होती थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पहली बार तब देखा था। तो मेरा आराम से इंटरेस्ट जागा। फिर हमने घर पे सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया, और कंप्यूटर लेते ही सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं कि उस पर गेम कौन सा चल सकता है। तो छोटे मोटे गेम उस पर इंस्टॉल किए, खेलने स्टार्ट किए। उनमें थोड़े होता है कि भाई कभी तुम ट्विक्स करके देखते हो कि चीट कोड लगा के देख लिए, तुमने फाइल्स को एडिट करके देखा कि मैं अगर इस कोड को रिप्लेस करता हूँ तो ये गेम में चेंजेस होते हैं। तो उससे क्यूरियोसिटी जागी मेरे अंदर की कि अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो एक्चुअली ये अंडर द हुड मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेड है सारे। अच्छा। तो तब मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट जागा, और तब से मैंने एक्चुअली मतलब इसको एज ए करियर ऑप्शन लेके आगे सोचा कि मैं एक्चुअली कोडिंग में आगे जाऊंगा। तो आपने ये चीज़ स्कूल में सोच ली थी कि आप कोडिंग को आगे लेकर के जाएंगे? बिल्कुल। हमारे स्कूल में 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप बायोलॉजी ले सकते हो या आप कंप्यूटर ले सकते हो। तो बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, और आई वाज सुपर फैन ऑफ कोडिंग, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया 11th-12th में। दैट वाज माय मेजर सब्जेक्ट। तो तब से मेरा इंटरेस्ट है कोडिंग, और तब से कोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, ये तो स्कूल की बात रही। फिर कॉलेज में आने के बाद आपने मतलब कैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया आपने, और एक जेई नाम का एक एग्ज़ाम होता है, तो उसकी अपना किस्सा सुनाइए थोड़ा सा। थोड़ा वाइल्ड एक्सपीरियंस था, मतलब ठीक है, कोडिंग सीख ली, 11th-12th में कंप्यूटर सीखा। यही होता है कि C++ होती है, तो उसमें तुमने प्रोग्राम्स लिख लिए। लेकिन उसके बाद अब मतलब जो और सब्जेक्ट्स होते हैं उनको एस्केप नहीं कर सकते। PCM एक मतलब कंप्यूटर साइंस तो बाद में आता है, पहले PCM है। लेकिन मेरा PCM में एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं था, और मैं इतना मतलब मेरी अच्छी रैंक भी नहीं आती थी PCM में। मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया एंड मेरी रैंक मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा आई थी। तो मैं ज़ीरो काउंट कर रहा था एक्चुअली कि कितनी ज़ीरो से तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मतलब आप एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भाग सकते, देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल जो आपको करने होते हैं। तो जेई की रैंक के बेस पे जब मैंने कॉलेजेस सेलेक्ट करना स्टार्ट किए, तो देयर वाज नॉट एक्चुअली वेरी बिग लिस्ट कि मैं चूज़ कर सकूँ कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, ठीक। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक बीटेक के कॉलेज में एडमिशन लिया था। एक्चुअली मेरा तब तक मतलब पूरा डिफाइंड भी नहीं था कि मुझे एक्चुअली बीटेक ही करनी है। मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन एक आपको हो जाता ना कि आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आई, अब आप क्या करोगे। तो मेरे लिए वो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, आओ एक बार देख के जाओ।
तुम भी ले लो अगर ठीक लगे तो। आई वेंट टू दैट कॉलेज, मेरे भाई के साथ गया था मैं। तो कॉलेज में जाने के बाद वाज मतलब बिल्कुल रिमोट एरिया था। पंचकुला का कॉलेज बोला गया था कि पंचकुला में है कॉलेज, बट एक्चुअली वी फाउंड आउट लेटर कि ये पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर, बिल्कुल अच्छा। रूरल एरिया, चारों तरफ वही मतलब जब गांव वाला माहौल था बिल्कुल। कॉलेज में एडमिशन लिया था उसकी बिल्डिंग्स को देख के, एक्चुअली अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। मतलब प्लेसमेंट्स, नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग्स को देख बिल्डिंग्स करके। या मतलब अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत अच्छा था हमारे कॉलेज का। अच्छा। ठीक है, और आप कॉलेज में जाते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख सकते हो, आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे फैकल्टी कैसी सही है, बात है। यहाँ पे पढ़ाई कैसी है, तो वो आपको बाद में पता लगता है जब आप एडमिशन ले लेते हो। या आप कोई गाइड करने वाला हो जो उसमें एक्चुअली उस कॉलेज में पहले से ही पढ़ रहा हो, जो हमारे साथ कोई केस नहीं था। हम कॉलेज में गए, बिल्डिंग देखी, ऑल लुक्ड गुड, मैं कहा एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है। एडमिशन ले लिया, लेने के बाद पढ़ाई स्टार्ट की, थोड़ा पता लगा। ब्रांच कौन सी थी आपकी उस टाइम पे? कंप्यूटर साइंस। अच्छा। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट की, टीचर उतने अच्छे नहीं थे, फैकल्टी अच्छी नहीं थी, उसी हिसाब से फिर आपकी ग्रेड से इफेक्ट होने लग जाते हैं। तो मैंने एक टाइम बीच में सोचा भी कि मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा। मैं कहा इससे मैं या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता हूँ CSE से, या फिर मैं आईटी में चला जाता हूँ। लेकिन मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि एक चीज़ के साथ स्टिक करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई बार ना हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमें अगर एक सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है तो वो टीचर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा या फिर हमें उससे नफरत होने लग जाएगी। बिल्कुल। तो ठीक है, अब हमें ये बताइए कि आपके कॉलेज में बच्चे कोडिंग करते थे या नहीं करते थे, और क्या प्लेसमेंट स्टैट्स क्या थे कॉलेज के? कोडिंग मैंने नहीं करते देखा कि किसी को। लैब्स वही नाम की फॉर्मेलिटी वाली। अच्छा। आपका एक वीक में आपकी एक क्लास है, आपको लैब में जाना है, और एक्चुअली मतलब वो कोडिंग होती नहीं थी। मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, नाम के होते थे वो भी, ठीक है। मैंने इसके कोर्सेज किए हुए हैं, क्योंकि इसमें मैंडेटरी होता है बीटेक में कि आपको कुछ कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेशन को कोर्सेज। तो मैंने जावा का किया हुआ है, मैंने NIT से C++ का किया हुआ है। लेकिन एक्चुअली जब आप उन सर्टिफिकेट्स को लेके एज ए फ्रेशर जाते हो कहीं पे भी, तो आपके लिए वो एक तरह से यूजेबल नहीं है, वो हायरेबल नहीं है। हाँ। मतलब तो सबसे पहला आपके पास आता है कि कॉलेज का जो मतलब कॉलेज में जो प्लेसमेंट होती है, on सबसे campus पहला आपके पास ऑप्शन यही होता है Correct. कि ऑन कैंपस जो आपकी प्लेसमेंट है आप उसमें अपियर करो, हाँ। एंड यू एस देयर। ठीक है, लेकिन हमारे साथ वो था ही नहीं, मतलब प्लेसमेंट वाज नील बटा नो कंपनीज, मतलब कोई कंपनी आती नील ही नहीं बटा जीरो। एक भी कंपनी नहीं देखी मैंने। सिस्टमेटिक फेल था कि बच्चों को बोला जाता है कि एक्चुअली प्लेसमेंट होती है वो, या आपको होर्डिंग्स पे दिखा देते हैं। अच्छा। लेकिन रियल जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो एक्चुअली वो पिक्चर नहीं थी। तो 4 साल बाद मैं कॉलेज से निकला, घर वालों के पैसे लग चुके हैं, मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है। तो आई फेल्ट वेरी सैड। मतलब होता है कि यार अब क्या करोगे आप, मतलब एक रिग्रेट होता है हाँ। और उस टाइम पे आपको होता है कि आप ग्रो कर चुके हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए। एक्चुअली आपके पास अभी कोई स्किल है नहीं, एज ए फ्रेशर आप मार्केट में जाते हो, इंटरव्यूज देते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जब पहली कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। मतलब मेरी 7-8 हज़ार वहाँ पे सैलरी थी स्टार्टिंग पर मंथ या। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, ये आपको कैसे लगी ये वाली जॉब, एक बार इसका बताएंगे? मेरा एक फ्रेंड था सीनियर जो हमारे साथ ही रहता था, तो उसको पता था कि इसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, और मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ। हाँ। तो उनकी कंपनी में उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी एक डेवलपर की। अच्छा। तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि तुम यहाँ पे एक बार इंटरव्यू के लिए जाके देखो, मे बी इफ़ यू आर लकी एंड दे थिंक कि मतलब आप उनके काम के बंदे हो तो आपको हायर कर लेंगे। अच्छा। अच्छा। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एज जूनियर डेवलपर मेरी वहाँ पे प्लेसमेंट जूनियर हुई थी। डेवलपर, मतलब कोई स्पेसिफिक टेक स्टैक था जो आपसे करवाने के लिए उन्होंने हायर नहीं किया था? नहीं एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा ना कि आपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, या फिर आपने कहीं पे काम किया हुआ है, एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। सही बात है। इंटरव्यू किस बेसिस पे हुआ था आपका? इंटरव्यू इन जनरल जो आपका मतलब बेसिक नॉलेज पूछी गई थी कि कंप्यूटर्स की मतलब इंटरनेट कैसे काम करता है, अच्छा। कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, बेसिक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डेवलपमेंट कुछ नहीं था? नहीं। ठीक है।
तो एक तरह से देखा जाए तो हम बीटेक करके जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास वो सारी स्किल्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो मार्केट में यूजेबल नहीं है। सही बात है। तो जो हमें पढ़ाया जाता है, अब हमने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे पढ़े हुए ऑटोमेटा, डीएसए, जो उस लेवल पे वहाँ पे कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ये सब नहीं रिक्वायर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वही हुआ। फिर वही होता है कि जैसे गंगा बह रही है, बहते चलो बहते चलो, तो मैं फ्लो के साथ चल रहा था। वही कॉलेज एडमिशन के साथ हुआ कि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। फ्लो में कॉलेज एडमिशन ले लिया, फ्लो में जॉब ले ली, जो पहली जॉब मिली। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जॉब चल रही थी, एक आप अपने कंफर्ट जोन में भी चले जाते हो कि ठीक है, जॉब मिल गई है, आपके पास रेगुलर पैसा आ रहा है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, आपकी ग्रेजुअली आराम से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो आप एक अपने कंफर्ट जोन में घुस जाते हो कि ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि हमें जो काम भी आता है, हम काम भी कर पा रहे हैं, सैलरी भी एक फिक्स्ड है। हाँ, जैसे कंपनी में आपको पुराने होते जाते हो तो थोड़ा आपको उसके बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। हाँ, तो मेरे साथ भी वही हुआ। कंपनी अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छी थी, अप्रोचेबल थी, ठीक है, और मतलब मुझे पूरा चांस मिला कि मैं जो सीखना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं वो करूँ। लेकिन एक टाइम पे जाके आपको ये हो जाता है कि यार मतलब पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका काम चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे आप पैसे से ऊपर देखना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल। कि आपकी एक्चुअली ग्रोथ हो रही है कि नहीं है। मेरी जो डेजिग्नेशन थी स्टार्टिंग में, तो मेरी आज भी वही डेजिग्नेशन है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, नॉर्मल डेवलपर उस टाइम पे। अच्छा, और लगभग कितना टाइम हो गया था आपको इस कंपनी में? मुझे उस कंपनी में मैंने 6 साल तक काम किया। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आपको लगा कि कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आ गया है वहाँ पर। और इन टर्म्स ऑफ सैलरी की ग्रोथ हुई थी? सैलरी, हाँ, सैलरी के टाइम के साथ ग्रोथ हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाके रियलाइज होने लग जाता है कि अगर आपकी प्रोफाइल ग्रो नहीं कर रही है, यू आर स्टिल ए डेवलपर, तो डेवलपर की भी एक सैलरी की लिमिट आती है कि अपर कैप है इसका। मतलब हम भी जब मार्केट में जाके सैलरी मांगते हैं, तो सेम कंपनी भी तो रिसर्च करती है ना कि भाई अगर मुझे डेवलपर हायर करना है तो इसकी एवरेज सैलरी क्या है। जब आप एवरेज से ज़्यादा चले जाते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी फील होने लग जाता है कि ये ओवर पेड है। तो मेरे लिए वो सीलिंग हिट कर चुकी थी। तो मेरे लिए बस सैलरी की ग्रोथ का नहीं था, मुझे एक्चुअली मेरे करियर में ग्रो करना था। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं अपने बबल से बाहर निकला। मतलब आपने सोचा कि यार ठीक है, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो अगर हम मेन पॉइंट को देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो गई है, रुक गई है ग्रोथ। और क्योंकि ग्रोथ रुक गई है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यार सैलरी की भी ग्रोथ रुक जाएगी एक पॉइंट पे। बिल्कुल। तो बाकी लर्निंग वगैरह सब अच्छी थी इस कंपनी में? हाँ, लर्निंग अच्छी थी, लेकिन जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि आपका डेजिग्नेशन नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने बीच में स्विच करने का भी सोचा कि क्योंकि प्राइवेट जॉब में या तो आपको मतलब सैलरी बढ़वानी है या आपको डेजिग्नेशन बढ़वाना। उस केस में एक ऑप्शन आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक कंपनी में टिकते हो तो अटकने लग जाता है, ठीक है, तो आप कंपनी स्विच कर सकते हो। तो मैंने स्विच करने का सोचा, लेकिन कई रीज़न आते हैं बीच में। मेरे लिए पर्सनल रीज़न थे, मेरी बीच में शादी हुई थी, तो उस टाइम पे आप सोचते हो कि आपको फाइनेंशियल इस टाइम पे स्टेबिलिटी चाहिए रेदर देन कि आपको करियर ग्रोथ या इंक्रीमेंट। सही बात है, आपके पास डिपेंडेंसी बढ़ गई आपके पास, फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं उसके साथ कि मैंने बीच में कार लोन लिया, कोई और आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो आप सोचते हो कि यार ये सब हो जाने दो उसके बाद करूंगा, ये सब हो जाने दो उसके बाद करूंगा, लेकिन वो आपका नेक्स्ट होता रहता है, और वो होते होते मुझे 6 साल हो गए। तो उस टाइम पे मुझे हिट हुआ कि यार मतलब ये तो मैं एक लूप में अटका हुआ हूँ, हाँ ठीक है, और मैं इससे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ। 9 to 5 जॉब है ना, तुम फैमिली को टाइम दे पा रहे हो। मुझे घूमने का शौक था, मतलब जेन्युइनली। अच्छा। मैं मतलब बहुत शौक है मुझे घूमने का। लेकिन तो सर्वर एक बार ये भी बता दो कि कहाँ कहाँ घूमने गए थे आप? मैं रिसेंटली, अगर मैं लास्ट 6 महीने में बताऊं, मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, ओली, बीर, नैनीताल और भी बहुत जगह। मतलब हमें लास्ट 6 महीने का ये लास्ट 6 महीने की बता रहा हूँ। तो जब तक आपकी जॉब लग चुकी थी? अभी स्विच करने के बाद मतलब 9 to 5 जॉब में आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, ठीक है, और सैटरडे मतलब कई कंपनियां होती हैं उनमें सैटरडे का भी ऑफ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको घूमने का, खुद को एक्सप्लोर करने का एक
एक्सप्लोर भी थोड़ा आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट जो होता है हाँ। कि आप जाके देखो कि यार आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हो, आपको उसका भी टाइम नहीं मिलता है, सही बात है। तो आप अटके रहते हो, चलते रहते हो। हाँ, वैसे मैं अब सब लोगों को बता दूं कि सर्वर की जो जॉब है वो रिमोट जॉब है। तो वही बता रहे हैं कि पहले 9 to 5 जॉब थी, एक फिक्स जॉब थी। अभी काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइम है, एक रिमोट जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो उस पर भी आते हैं एक एक करके। तो ठीक है, हमने सुन लिया कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे। मेरे को भी बहुत मन कर रहा है घूमने का, लेकिन अभी थोड़ा सीरियस बातें करते हैं, ठीक है? तो आपने कैसे मतलब स्विच का प्लान कैसे किया कि मैं क्या करूँगा जिससे मुझे स्विच मिल जाएगा? कहाँ सीक आउट कहाँ पर किया आपने? देखो सबसे पहले तो अपने अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करते हो कि यार मेरी करंट सैलरी ये है, मेरी डेजिग्नेशन ये, मेरी प्रोफाइल ये है, इससे अगर आपके पास कोई कोई बेटर ऑप्शन हो, ठीक है। मेरी वाइफ भी एचआर है तो मैंने उसको भी अप्रोच किया था कि शी कैन फाइंड ए प्रोफाइल फॉर उनको मी। अप्रोच क्यों किया आपने? वो तो अप्रोच। मतलब नहीं पूछा मैंने उससे कि अगर उसके पास कोई कोई प्रोफाइल हो, उसको पता हो कि दैट आई कैन अप्लाई फॉर। लेकिन मेरे भाई का एक फ्रेंड था एक्चुअली, जिससे मैं दो तीन बार मिल चुका था। हाँ। तो उनकी सैलरी 4 लाख पर मंथ से ज़्यादा थी, ओह नाइस। ठीक है। तो आप उनको ही अप्रोच करते हो जो आप मतलब जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे लिए था कि यार मतलब मेरी सीलिंग हिट हो चुकी है, तो मैं इसको सीलिंग को ब्रेक करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसा क्या क्या किया है जो मैंने अभी तक नहीं किया है, बिल्कुल। अलग क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने उनको जब अप्रोच किया, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब मैं एक डेवलपर हूँ पहले से ही, मेरे अंदर कोडिंग स्किल्स हैं, लेकिन मैं अपने आप को हायरेबल कैसे बना सकता हूँ और ज़्यादा बेटर कंपनीज में मुझे बेटर सैलरी कैसे मिल सकती है। मतलब एक डायरेक्शन कहाँ से मिल सकती है आपको कि हाँ। क्या क्या करना है एक लिमिटेड टाइम में? तो उसके लिए उसने मुझे कुछ ऑप्शंस बताए, मतलब कि कई कंपनियां हैं जो ये चीज़ कर रही हैं। उनमें से एक उसने पेस्टो नाम बताया था मुझे, ठीक है। तो मैंने पेस्ट मतलब मुझे था नहीं कि एक्चुअली जो प्रॉमिस करते हैं अच्छा, मतलब ट्रस्ट नहीं था कि हाँ ये। मतलब आपको लगता है कि यार कोई कंपनी आपको कैसे दिलवा सकती है 2x 3x या इस टाइप में कैसे सैलरी दिलवा सकती है। सही बात अगर आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आज तक आपकी यही सैलरी चल रही है और आपको मार्केट का भी पता होता है, तो आपको लगता है कि यार कैसे दिलवा सकते हैं। तो थोड़ा मतलब दिमाग में एक होता है कि कैसे, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म फिल किया, उनका जो पूरा प्रोसेस था वो फॉलो किया और वो प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैंने उसमें प्रोग्राम में 6 महीने स्पेंड किए और 6 महीने के बाद जब मैं रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में गया, तो आई थिंक इट वाज माई 4th और 5th इंटरव्यू जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उससे पहले के मतलब रिजेक्शन हुए थे एंड फोर्थ वाले इंटरव्यू में आपका या सिलेक्शन हुआ फाइनली। ठीक है, नाइस, ग्रेट। अच्छा, हमें यहाँ पर ना आप पिन पॉइंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टू स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी। मतलब जैसे मुझे जहाँ तक पता है डेटा स्ट्रक्चर हो गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट हो गई, मैं फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें करी जिससे आपको स्विच करने में हेल्प हुई है? सबसे पहले तो फंडामेंटल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। बिल्कुल, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। एंड मेरा प्रोग्रामिंग सीखने का क्या फ्लो रहा था कि पहले मेरे पास जब मैंने एज ए जूनियर डेवलपर स्टार्ट किया, तो आई वाज वर्डप्रेस डेवलपर। वही होता है कि वर्डप्रेस में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप साइट बिल्डर टाइप में। थोड़ा आगे और एडवांस्ड हुआ तो उसके प्लगइन्स थीम्स बनानी स्टार्ट की। उसके बाद पीएचपी के साथ साथ फिर लारावेल सीखा। लेकिन पीएचपी एक ओनली बैकएंड पे आप लिमिट हो जाते हो पीएचपी के साथ, तो उसके लिए फिर मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा अच्छा। फ्रंट एंड के एक्सपोजर के लिए। हाँ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि आप फ्रंट एंड पे काम नहीं कर सकते अगर आपको ओनली पीएचपी आती है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के साथ फिर नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव। तो वो मेरा मतलब सीखने मतलब इस फ्लो में मैंने सीखा। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि आपके सामने जो आ रहा है आप बस वही सीख रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ एक्चुअली इनके बेसिक्स क्या हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरे साथ उसमें प्रोग्राम में क्या हुआ कि जो मेरे मेंटर थे रिसो अग्रवाल, उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने पूछा कि जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ कैसे होती है और क्यों होती है, और मेरे पास उसका आंसर नहीं था। देन उसने 1 घंटे तक बैठ के मुझे समझाया
उसने मुझे गाइड किया कि एक्चुअली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इट डजेंट लुक गुड कि आप एज ए सीनियर डेवलपर या आप एज ए डेवलपर अप्लाई कर रहे हो और आपको बेसिक्स की भी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। आप डेवलपर हो, आपको कोडिंग आती है, लेकिन आपको उसके साथ साथ बेसिक्स भी आने चाहिए। करेक्ट, सही बात है। चलो ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम किया था क्या आपने? नहीं, मैं उस टाइप की कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहा था कि जिसमें डाटा स्ट्रक्चर की डीएसए इंटरव्यूज में पूछे जाएं। डीएसए अपने आप में एक पूरा इतना बड़ा फील्ड हो जाता है, लोग उसी को देख के डर जाते हैं कि डीएसए करना पड़ेगा, मतलब 50 टॉपिक है डीएसए के अंदर, और उसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम भी देना पड़ता है। डीएसए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं देखो, मुझे अगर कोडिंग के बेसिक्स आते हैं, मैं आज जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, मैं किसी और लैंग्वेज को उठा सकता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर उसका मतलब मैंने उसके बेसिक्स सीखे। कहीं ना कहीं जाके क्या होता है कि अंडर द हुड थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन उनका सिंटेक्स अगर आप हटा दो तो लैंग्वेजेस सेम होती हैं। मतलब हाँ, लॉजिक सेम है, हाँ, सिंटेक्स में वो थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत 1% अलग है, लेकिन लैंग्वेजेस कोडिंग के बेसिक्स सेम रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोडिंग से डीएसए को देखो तो बिल्कुल दुनिया ही अलग है। तो मतलब ये है कि चलो सिंटेक्स तो आपको आना ही चाहिए, कोडिंग तो आपको आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत सारे एल्गोरिदम्स आने चाहिए, आपको उन एल्गोरिदम पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो हाँ, ये चीज़ हो जाती है, मतलब विद प्रैक्टिस ये भी आ जाती है। इट इज़ नॉट कि ये मुश्किल है या बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से नहीं करी है, उनके लिए हाँ ये थोड़ा सा लेंदी चीज़ हो जाती है। यहाँ अभी स्टार्ट करना एक ऐसे पॉइंट पे जब उनको स्विच करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मुझे भी ये चीज़ पूछना थी कि बिना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बिना भी क्या आप जॉब ले सकते हैं? बिल्कुल। सभी मतलब सारी कंपनियां ऐसी नहीं है जिनको डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आई मीन आपको बेसिक पता होने चाहिए कि अगर आपको कोई भी कोड लिख रहे हो, आपको उसका पता होना चाहिए कि ये कोड ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। हाँ। या फिर ये मतलब स्केलेबल होना चाहिए आपका कोड। ये नहीं है कि इसको आप प्रोडक्शन में कोड को डिप्लॉय करो और अटक के चल रहा है। मतलब ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको उस लेवल का बनने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल आपका हैकर रैंक पे आपने 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, लीड कोड पे 500 कर रखे। अंडरस्टूड। तो वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो आपकी प्रोफाइल है वो क्या है? मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। आई एम वर्किंग ऑन रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। अच्छा, मतलब फ्रंट एंड पे आप अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी तो हमने ऑलरेडी बता ही दी है, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो करेंगे नहीं। इट इज़ मोर देन 25 एंड इट इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि ये बेस सैलरी है, सबसे बढ़िया चीज़। एंड इट इज़ अ रिमोट जॉब, तो रिमोट जॉब में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें और कुछ बेनिफिट बताना चाहेंगे कि आपने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आपने एक फुल टाइम जॉब भी करी है 9 to 5 और आप एक रिमोट जॉब भी कर रहे हैं, तो कुछ हमें कॉन्ट्रास्ट बताइए, कुछ इसमें आपको कुछ मज़ा आ रहा है ज़्यादा तो हमें बताइए। देखो, 9 to 5 जॉब सबके लिए नहीं होती है। हाँ। अगर आप स्टेबिलिटी देखो, एक आपका कि लाइफस्टाइल वो चल रहा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो नई जनरेशन है, ये यूथ है, वो अपनी टर्म्स पे काम करना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी वही था। मैं चाहता था कि, और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब भी कोडिंग करनी होती है तो आप डेवलपर को बाउंड नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम इतने टाइम में सॉल्व करके दो। ठीक है, कोडिंग में क्या होता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम अटक गई, ठीक है, आपको एक क्लियर स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, आपको उसमें इंटरेस्ट चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर पाओ। हाँ। लेकिन आप बाउंड हो चुके कि 9 बजे से 5 बजे तक के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है, तो एक क्रिएटिविटी ब्लॉक वाला सिस्टम हो जाता है कि अगर आप उस टाइम में नहीं कर पाए, घर पे चले गए, फिर नेक्स्ट डे वही चीज़ है। लेकिन रिमोट जॉब में आपको क्या फ़ायदा है? अभी आप मतलब आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि यार मैं ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं कर सकता, गिव योर माइंड सम रेस्ट, ठीक है, ब्रेक लो 1 घंटे का, 2 घंटे का, उसके बाद दोबारा उस प्रॉब्लम को टारगेट करके देखो, आपको मिल जाता है सोल्यूशन। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट मुझे ये लगा कि हम अपनी टर्म्स पे काम कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी डे टू डे जो मैं काम करता हूं किस तरह होता है, तो मैं 9 या 10 बजे स्टार्ट करता हूं। उसके बाद मैसेजेस, नोटिफिकेशन, वो सब चेक किया। उसके बाद 12 बजे कॉल होती है, आई अटेंड द कॉल, और कॉल लेने के बाद देन एक्चुअली आई स्टार्ट माई वर्क। अच्छा, ग्रेट। तो यार ठीक है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा, एंड ये बहुत कंपनी में भी डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितना रिस्ट्रिक्ट करती है विद इन टाइमलाइन काम करने का। मतलब बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो एक रेगुलर जॉब 9 to 5 होने के बाद भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देती हैं, और कुछ जॉब मतलब कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जो काफ़ी
बर्डन भी डालती हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर ऑफ द कंपनी। सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली हैं आज। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू।